क्लास 9 वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है आपका चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके जो है वो मैं डिटेल में कवर करती जाऊंगी वन बाय वन, बट बेसिकली आज जो है वो ये टॉपिक मैं कवर करना चाह रही थी बिकॉज दिस इज़ द बेसिस ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये चैप्टर जो है ये आपको डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में बताता है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन, कितने तरीके के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। बिकॉज ह्यूमन बींग्स, आपको ह्यूमन बींग्स में भी आपको कई सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, कई सारी स्पीश, अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। जो लोग इंडिया में रहते हैं, जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्हीं के देखो कलर में, स्किन कलर में कितना फ़र्क होता है, उनके हेयर कलर में कितना फ़र्क होता है। सो दिस इज़ ऑल डाइवर्सिटी। सो दिस चैप्टर इट बेसिकली टेल्स यू कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, उनमें हमें कितनी डाइवर्सिटी, कितना वेरिएशन मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको, जैसे लैंग्वेज में डाइवर्सिटी होती है, आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर भी जाओगे तो आपको एक अलग भाषा मिलेगी। उसी तरह जब आप अंडर वाटर प्लांट्स या बर्ड्स जो हो गए, इनमें भी देखोगे तो इंसेक्ट्स हो गए, इनमें भी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़। फाइन। सो दिस चैप्टर इट टेल्स यू कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स क्या हैं, कौन सी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग देम, किस बेसिस पर उनको हमने डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में या किंगडम्स में या स्पीशीज़ में या फाइलम में डिवाइड किया है। सो दिस चैप्टर इट टेल्स यू the diversification of living organisms, basis on which they have been diversified, what are the characteristics on the basis of which they have been diversified and why have they been diversified। ठीक है, तो इसमें एक जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ एक्चुअली क्लासिफिकेशन? आपने कई जगह ये टर्म सुना होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स into different categories depending upon or based upon the similarities and differences। अगर एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स है, अगर उनमें कोई सिमिलैरिटी है तो आप उनको एक ग्रुप में रखोगे, अगर वो डिफरेंट हो तो ऑब्वियसली आप उनका एक अलग ग्रुप बनाओगे। क्लास में देखा है, क्लास में जब अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, या थोड़ा सा जो मिडिल एवरेज बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन इज़ dividing organisms into different categories based upon their similarities and differences। फाइन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ठीक है, हम उनको डिवाइड कर देते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर, लेकिन करते क्यों हैं? व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफाइंग दीज ऑर्गेनिजम्स? देखो, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने ज़्यादा जो है अलग 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 तरीके के लाइफ फॉर्म्स हैं कि अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो क्लस्टर हो जाएगा। फिर आप कभी अलग से पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एनिमल एक्वेटिक है, ये एनिमल लैंड पे रहता है, टेरेस्टेरियल है, ये स्काई में उड़ता है, ये आर्बोरियल है, ये पेड़ पे रहता है, ये हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटरोट्रॉफिक। इतने सारे डाइवर्सिफिकेशंस करे क्यों गए हैं? इतने सारे, ताकि आपके लिए आसान हो पहचानना कि सबसे पहले तो ये पेड़ है, ये पेड़ है कि ये जानवर है कि ये ह्यूमन बीइंग है। अब जानवर है तो किस तरीके का जानवर है? 4 पैरों पे चलता है कि आपका उसके विंग्स हैं तो वो फ्लाई भी कर सकता है, वो भी इंसेक्ट ही है ना। इंसेक्ट भी तो आपके आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो भी तो एनिमल्स में आते हैं। तो या तो वो 4 लेग्ड एनिमल्स है, वो कार्निवोरस है, या तो उसके पास विंग्स है, विंग्स हैं तो वो बर्ड क्यों नहीं है, इंसेक्ट क्यों है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर आप क्लासीफाई नहीं करेंगे तो आपको सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही जैसे दिखाई देंगे, क्लस्टर बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट के पास भी वो विंग्स हैं तो वो बर्ड क्यों नहीं है, बर्ड के पास भी विंग्स है तो बर्ड को बर्ड क्यों बोलते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट क्यों बोलते हैं, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में क्यों आता है, और जो आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो एव्स में क्यों आते हैं, वो एव्स वाले फाइल उसमें क्यों आते हैं, फाइलम में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज बेसिकली डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड व्हाई हैज दिस बीन डन? सो दैट इट इज easy for us, it becomes convenient for us to
आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स। पहली चीज़ तो ये हम हमारे लिए ईजी हो जाता है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम आसानी से उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, आप फिज़िकली किसी ऑर्गेनिज्म को देख के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सोच के कि अच्छा हाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये बताया गया था, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये इस फाइलम को बिलोंग करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है तो शायद ये इस फाइलम को बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है क्लासिफिकेशन से हमें खुद को बहुत ईजी हो जाता है। इतने सारे जो स्पीशीज़ हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, उनको सबसे पहले तो हमें बहुत आसान हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट इट मेक्स द स्टडी ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स ईजी। इनको पढ़ना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। बर्ड्स के विंग्स हैं, ठीक है, उनके हॉलो बोन्स होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है, बीक्स होती हैं, मॉडिफाइड बीक्स हैं, विंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना हमारे लिए ईजी बना देता है। So classification, first of all, it helps us, it makes it convenient for us to first of all identify organisms, and second of all it makes us easy, or it makes helpful, it makes us convenient for us to study these wide variety of organisms। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तो हुआ ये। अब आपको पता होगा, आप जब भी देखते हो जैसे ह्यूमन बींग्स का नाम है, ह्यूमन बींग्स को हम जब लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं, हम ह्यूमन बींग्स नहीं बोलते उसे, हम साइंटिफिकली उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। नाउ व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ठीक है, इसको बोलते हैं, जितने भी हमने ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने और डिस्कवर किए हैं, जितने भी आइडेंटिफाई हुए हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको नाम देना ज़रूरी था। दे हैड टू बी गिवन ए नेम, नहीं तो हमें पहचान नहीं आता। अब जनरल नेम हो सकता है कहीं पे कुछ हो, कहीं पे कुछ हो, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जैसे हो सकता है हमारे यहाँ किसी और जानवर को कुछ बोलते हैं, किसी और के यहाँ उस जानवर को कुछ और बोलते हो, तो हम अगर उस जानवर के बारे में किसी और से बात कर रहे हैं, वो किसी और कंट्री का है, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एनिमल जो हमारे यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है, किसी और के यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है, तो उसे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसे कट डाउन करने के लिए नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम्स टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वो प्रोसेस या वो साइंटिफिक प्रोसेस जिसके हेल्प से आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हैं उनको हम नाम देते हैं, उनको नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम देना, नेमिंग करना। तो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो कॉमनली अडैप्टेड मेथड है, जो सबसे ज़्यादा अभी यूज़ होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर इज़ कॉल्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये जो मेथड है ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कई चीज़ें बीच में जो है आपको जनरल साइंस की भी बताती रहती हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस was given by Carolus Linnaeus, binomial nomenclature. Now the binomial nomenclature it consists of two parts, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक तो जीनस होता है, जीनस का नाम होता है, और एक स्पीशीज़ होती है। ये हमेशा होंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। एक जीनस होगा, ये भी स्टेप्स में बताऊंगी। एक जीनस होता है, फिर जो लास्ट क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे क्यों हायरार्किकल ऑर्डर है, क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज डन इन अ हायरार्की। हायरार्की मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट कमिंग